रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है अब। तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप लोगों का यूनिट 4 तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, बट छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं उसमें। ठीक है, एक है वेरियस कर्व्स को ड्रॉ करने का टॉपिक। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस शेप्स एंड कर्व्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये आपको पता है क्या है, ये आपका पेंटागन है। ठीक है, ये आपका 7 साइड्स है, इसलिए इसको बोलते हैं हेप्टागन। ठीक है, ऐसे और भी एक शेप होता है हेक्सागन। ठीक है, तो वैसे तो आपको पता है कि इसको एक ड्रॉ करने का बहुत ही इजी तरीका क्या है। क्या मुझे कोई पेंटागन का इंटरनल एंगल बता बता सकता है? पेंटागन का इंटरनल एंगल कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? चलिए, अगर नहीं बता पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 540। इंटरनल एंगल 120। का सम क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब पेंटागन में कितने साइड्स हैं? n इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 डिग्रीज। 540। तो ये आएगा आपका 540। वेरी गुड, सही बोला आपने। ठीक है, तो इसमें एंगल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो पेंटागन का एक इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होगा? 540 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा आपका 108। 108 डिग्री। 108। ठीक है, अब 108 डिग्री के बल पे आप कैसे बनाओगे? समझ लो, मैंने आपको दे रखा है कि पेंटागन है। ठीक है, और इसकी हर साइड की वैल्यू है, समझ लो, 60 mm। ठीक है, अब क्या करोगे? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे 60 mm की। उसके बाद 108 डिग्री, 108 डिग्री यहाँ, 108 डिग्री यहाँ, और कहाँ पे कट कर दोगे इसको? जहाँ पे 60 mm बन रहा है वहां पे कट कर दोगे। कैसे बनाओगे 108 डिग्री? सबको पता है, प्रोट्रैक्टर से। डी भी बोलते हो उसको आप। ठीक है, तो ये आपका 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से डी बैठाओगे 108 डिग्री, और यहाँ से 108 डिग्री, यहाँ से 108 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये 108 डिग्री होगा, ये 108 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका फोर्थ फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका पेंटागन बन जाएगा। एक मिनट रुको, ऐसे आपका पेंटागन बन जाएगा। ठीक उसी तरह मुझे हेक्सागन का बता के दिखाओ, हेक्सागन का निकाल के दिखाओ। हेक्सागन का क्या बताया मैंने? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? n इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 6, 12, 12 - 4, 8 इंटू 90 डिग्री। ये कितना आएगा आपका? 720 डिग्री। ठीक है, अगर 720 है और हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? हेक्सागन कैसा होता है? हेक्सागन ऐसा होता है। सर ठीक 120 है, हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 6, 120 डिग्री। इसमें भी ठीक उसी प्रकार बना लोगे आप। ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल बनाया 120 डिग्री, 120 डिग्री, फिर 120 डिग्री, 120 डिग्री, और फिर सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका इंटरनल एंगल मेथड हो गया। ये आप किसी भी शेप के लिए लगा सकते हो, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बट आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस शेप्स एंड कर्व्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब शेप्स में आपका मेजरली दो शेप आता है। एक आता है पेंटागन, एक आता है हेक्सागन। ठीक है, अब इनको अगर आपके पास डी ना हो, प्रोटेक्टर ना हो, तो हम कंपास के जरिए बनाते हैं इनको। ठीक है, और आपके पेपर में आ सकता है कि आपको पेंटागन या हेक्सागन बनाना है विद द यूज ऑफ कंपास। ठीक है, अगर कंपास के यूज से बनाना है तो आपको कंपास एंड सर्कल, सर्कल सब बनाना जानते हैं। कंपास एंड सर्कल के मदद से आपको पेंटागन, हेक्सागन, चाहे वो सेप्टागन हो, आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको आज हम सिखाएंगे। और दूसरी चीज, आपकी इंजीनियरिंग कर्व्स क्या होते हैं? कर्व्स आपके होते हैं सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, सर्कल आपने पढ़ाई है। ठीक है, ये बेसिकली कोनिक सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कोनिक सेक्शंस। अब कोनिक सेक्शंस क्या होता है? मैं आपको पहले ही बताया था, एक चीज होती है उसको कहते हैं सेक्शन प्लेन। ठीक है, जैसे ये कोन है। ठीक है, तो कोन को कोई प्लेन किस एंगल में काटता है, उसके हिसाब से जो सरफेस जनरेट होता है, उस सरफेस का शेप कैसा होता है, उन्हीं को हम कोनिक सेक्शंस बोलते हैं। तो प्लेन के इंक्लिनेशन के हिसाब से वो या तो वो सेक्शन एक सर्कल होता है, या तो एक एलिप्स होता है, या तो एक पैराबोला होता है, या फिर एक हाइपरबोला होता है।
ठीक है, तो ये चीजें कब कैसी बनती है वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस शेप्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग कर्व्स को देखेंगे। चलिए, तो हम पहले एक सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का कैसे बनाते हैं। आप तो बोलोगे सर कितना आसान है, बीच तक पहुंच गए, मिडिल तक पहुंच गए स्केल से, और प्रोट्रैक्टर के थ्रू 90 डिग्री का लाइन खींच दिया। ठीक है, तो ये तो आपका कब हुआ, जब आपके पास प्रोट्रैक्टर है। ठीक है, पर अगर प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना, सिर्फ कंपास यूज करना है, तो हम कैसे बनाएंगे, आपने सीखा जरूर होगा पर आपको याद नहीं होगा। तो ये आप वीडियो देखिए, इससे आपको याद आ जाएगा। In this video, the goal is to construct the perpendicular bisector of line segment AB. So the first thing we want to do is we're going to set our compass on point A. And we're going to make sure that we set the length of the compass to a length that is greater than half the length of line segment AB. So we're going to extend this compass to about this length because we can ensure that this length is greater than half the length of line segment AB. So now what we want to do is we're going to swing an arc, and we'll swing the arc, we'll make it big enough so that it's roughly a semicircle. So what we're going to do next is we're going to move the compass to point B, and we're going to do the same thing. We're going to keep the length of the compass exactly the same. It's crucial that you do not change the length of the compass for this step. So what we're going to do now is we're going to swing another semicircle in such a way that the new semicircle intersects the original one twice. So we'll note here that these two arcs intersected in two locations. So we're going to label these points of intersection C and D. So we'll call the original, or the first point we'll call C. We'll call the second point of intersection D. So now next what we need to do is we're going to construct a line that passes through both points C and D. So starting here, and if you're doing this at home, you're going to use a straight edge. We're going to connect these 2 points of intersection. Make sure that it passes through a little bit more. Yeah, that's better. So now we note that line CD, we'll give arrows just so that we know that this line will go on forever in either direction. But we could say that line CD is the perpendicular bisector of line segment AB. So next what we want to do is we're just going to label this intersection point here. We'll call it E. So now by definition of the perpendicular bisector, we could say that angle CEB measures 90 degrees. So we could put our symbol here for 90 degrees. And also, the measure of angle AEC is also 90 degrees. And then finally, the last thing we could say, since line CD is the perpendicular bisector of line segment AB, we could say that line segment AE is congruent to line segment EB. तो आप लोगों ने समझा कि कैसे हमने कंपास का यूज करके हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है लाइन ए बी का। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है आपको, कंपास को आपका जैसे ए बी अगर 60 का है, तो आपको कंपास को 60 के हाफ मतलब 30 से ज्यादा आपको खोलना है, और ए पे अपना पेन को रख के पेंसिल के थ्रू एक आर्क ऐसे बनाना है, और बी पे पेन रख के पेंसिल के थ्रू एक आर्क ऐसे बनाना है। ठीक है, और नीचे भी, और दोनों जो पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसको आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ये आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनने के बाद आपको पता है दो चीजें, एक तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, और दूसरा आपका ए ई जो होगा, ए ई वो ए बी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 30 हमारे इस केस में। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको समझना जरूरी था। ठीक है, चलिए अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर टेकिंग इंटरनल एंगल ऑफ द पॉलीगन
इक्वल टू दिस और एक्सटर्नल एंगल दिस। तो मैंने ये बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है, n-2, ठीक है, इंटू पाई, ठीक है, इंटू पाई। ये आपका क्या है, इंटरनल एंगल का सम, ठीक है। इसको डिवाइड बाई n कर दोगे तो एक एंगल का वैल्यू आ जाएगा। या तो ये कर दो, या तो 2n-4 इंटू पाई बाई 2 कर दो, ठीक है। आपको पाई पता है क्या होता है, 180 डिग्री, एंड पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री। ऐसे आ सकता है, तो ये तो इजी है, ठीक है। पर अगर प्रोडक्टर ना हो आपके पास और क्वेश्चन में ये बोले कि आपको कंपास के थ्रू बनाना है, तो आपको उनके मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं जनरल मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जनरल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो बेसिकली हमको क्या यूज, किसका यूज करना है, कंपास का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कंपास का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग मेथड्स हमारे आ जाते हैं। सारे मेथड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 2-3 मेथड्स ही पढ़ाऊंगा, उतना ही काफी है आपके लिए, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, आपको जरूरी नहीं है कि आप ये सब मेथड्स यूज करोगे अपने प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में या प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में। वहां पर तो इंटरनल एंगल वाला मेथड यूज करो, दैट इज वेरी इजी और बहुत कन्वीनियंट। बट अगर इन केस आपको सिर्फ एक पॉलीगन बनाने का क्वेश्चन आए, या फिर सिर्फ एक पेंटागन या हेक्सागन बनाने का क्वेश्चन आए विदाउट यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर, आपको कंपास का इस्तेमाल करके अगर बनाना है, कंपास एंड सर्कल का इस्तेमाल करके बनाना है, तो आपको ये मेथड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग एक पेंटागन का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ठीक है। सिर्फ कंपास का और सर्कल्स का इस्तेमाल करना है इसमें, ठीक है। हेक्सागन का तो इससे भी आसान है, ठीक है। पेंटागन का फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप देखो ध्यान से इसको, फिर हम समझेंगे। There is more than one method that can be used to construct a pentagon, and my method of choice is the method that uses Carlyle circles. To begin this construction using Carlyle circles, we start. आपका कार्लाइल सर्कल्स से आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बस वो बेसिकली बहुत सारे सर्कल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जो एक दूसरे के रेडियस से बनता है और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को सेंटर पे लेके बनता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो, कार्लाइल सर्कल्स क्या होता है, सर क्या पढ़ा रहे, वो सब आप भूल जाओ, ठीक है। आप बस मेथड को देखो, सिर्फ मेथड को देखो, बहुत आसान है, सिर्फ कंपास और पेंसिल का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। कार्लाइल सर्कल्स क्या होता है, जो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपके सिलेबस में है। There is more than one method that can be used to construct a pentagon, and my method of choice is the method that uses Carlyle circles. To begin this construction using Carlyle circles, we start with a point and we label it O, and we're going to construct a circle around point O. Since it doesn't matter what the radius is, I'm going to open this up just a little bit more to fill the screen, and I'm going to draw my circle. Next, I'm going to draw a horizontal line through the center of the circle. I'm going to mark the point of intersection here as point B. Next, I need to construct a vertical line through the center O. To do that, I'm going to need to construct the perpendicular bisector of the diameter. I will put the point of my compass here and here, and I will draw my intersecting arcs. सर ये सब आपने गूगल Because I क्लासरूम पे already have अपलोड the कर दिया है? center to use as हाँ one बेटा, point मैं of my कराऊंगा। line, I only need one set of intersecting arcs in order to draw my line. So I'm going to take my compass and put the point at point B, and we're going to make sure to open up our compass over halfway between the two endpoints of the diameter. I'm going to rotate my compass down and mark off arcs from both endpoints. Now I will draw the line through point O and the intersection of my two arcs to get the perpendicular line. I'm going to mark this top point of intersection as point A. Next, I need to construct the midpoint of O and B. I'm going to take my compass, put the point at B, and make sure my compass is open over halfway between B and O. I will draw arcs above and below from both points. ध्यान रखना, पहले इनने डायमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, उसके बाद अब ये OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मैंने मेथड बताया है, वो सेम मेथड लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। I will take my straight edge
and I will draw my line. I'm just going to draw a short line because it's not really the line that I'm interested in, but it's the point of intersection. I'm going to label that point M. Next, we need to construct a circle centered at point M and through point A. So I will put my compass at M, and I will open my compass up so that it measures the distance from M to A. Now I will draw the circle. Where the circle intersects our horizontal line outside our original circle, we're going to label that as W. We're going to mark the point inside the circle here as point V. Next, we are going to construct a circle with radius OA, but the circle will be centered at point V. So I need to take my compass and measure the distance from O to A, and then move the point of my compass over to V and draw my circle. This circle intersects the original circle at 2 of the vertices of the pentagon, here and here. Now I need to draw another circle with radius OA, but this time it's going to be centered at W. Since my compass is already open to the length OA, I just put the point at W and draw my circle. This circle also intersects the original circle at 2 of the vertices of the pentagon, here and here. The 5th vertex is the intersection of the horizontal line with the original circle here. All that's left is for us to connect those 5 points using a straight edge. What you see in red is our pentagon. सर यानी कि इसमें एक पर्टिकुलर साइड का यानी कि वो क्या कहते हैं लेंथ भी गिवन रहेगा, उस हिसाब से हमें बनाना है। हाँ बिल्कुल, लेंथ गिवन रहेगी आपको और उसके जितना लेंथ उतना आर्क हम खोलेंगे यानी कि रेडियस बनाएंगे। हाँ, ये जो आपका जो यहाँ पे आपका बेसिकली जो ये साइड्स है, ठीक है, यही वो साइड्स होंगे जब वो गिवन रहेंगे, ठीक है। और इसको लेकर ये जो आपका इसको लेकर जो आप यहाँ पे नीडल को रख के ए को लेकर जो सर्कल्स बना रहे हो, ये आपकी वो लेंथ होंगे, ठीक है, जो आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है वो। सर ये W को सेंटर लेके जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस क्या लिया है? W को सेंटर लेके जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस वही लिया है बेटा। ये जो ओ ए जो ओ जो शुरुआत में एम ए का जो रेडियस लिया था वही रेडियस लेके बनाया है। और कुछ? ओके सर। ओके, जो कोई डाउट है पेंटागन वाले कंस्ट्रक्शन में? देखो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल एंगल वाला मेथड बहुत आसान है ही आपके पास, ठीक है। इनकेस अगर क्वेश्चन में आता है कभी कि आपको कंपास के थ्रू बनाना है तो ये वो मेथड है, ठीक है। इससे भी आसान मेथड्स भी हैं, इससे थोड़े मुश्किल मेथड्स भी हैं, तो मैं आपको 2-3 मेथड्स दिखा दूंगा। ये आपका पहला मेथड था जिसमें हमने बेसिकली सर्कल्स का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे सर्कल्स का, ठीक है। तो ये बहुत सारे सर्कल्स है तो आपको एंड प्रोडक्ट तो दिख रहा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको मैं थोड़े सिंपल मेथड्स भी दिखा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा, ड्रॉ अ रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेप्टागन ऑफ 40 mm साइड्स यूजिंग जनरल मेथड, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, उसका पहला साइड ड्रॉ करोगे, ठीक है। ड्रॉ अ 40 mm लॉन्ग लाइन ओ ए, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ए पी। अब आपको ए पी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। तो आपने एक सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। बेसिकली आपको इन सेमी सर्कल्स को डिवाइड करना है पार्ट्स में, और उसके हिसाब से आपका साइड्स का लेंथ आएगा, ठीक है। डिवाइड द सेमी सर्कल एपी इनटू n इक्वल पार्ट्स। अब n इक्वल पार्ट्स कैसे डिवाइड करोगे, अगर 5 इक्वल पार्ट्स से कैसे होगा, देखो ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री है, तो 180 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा आपका, ये बताओ फटाफट। ये आपका 36 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। क्या मैं राइट हूँ, एक बार चेक करना कैलकुलेशन। तो 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री 36 डिग्री
36 डिग्री। तो हमने सेमी सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ये हमने पॉइंट पी जो हमारा सेमी सर्कल का एंड था, मार्क दिस डिविजन्स एज 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। तो पेंटागन में कितने डिविजन्स होंगे? 1 2 3 4, क्योंकि पहला डिवीजन तो यहाँ पर है ही हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। जॉइन O2 O3 O4 एक्सेट्रा, ठीक है। आपका जो सेंटर था सेमी सर्कल का, उससे आपने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपको दिख रहा है जो 3 पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली हमको 3 वर्टिसेस देंगे पेंटागन का, ठीक है। सिमिलरली हेप्टागन, हेप्टागन जहाँ पे 7 साइड्स होते हैं, वहां पे आपके हर एक पॉइंट जो सेमी सर्कल में बन रहा है वो आपको एक एक साइड देगा, ठीक है। आपके 2 साइड्स तो पहले ही बन गए जब आपने ये वाला लाइन खींचा था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रीवियस मेथड था हमारे, जो मैंने वीडियो दिखाया, उससे आसान मेथड है ये, क्योंकि हमारे पास शुरुआत में ही 2 पॉइंट्स तो आ ही जाते हैं, चाहे वो पेंटागन हो चाहे वो हेप्टागन हो। ये आपके ऑड साइड्स वाले पॉलीगन्स के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि इवन साइड वाले बहुत आसान होते हैं, वो कैसे आसान होते हैं हम देखेंगे उसको, ठीक है। उसका वीडियो भी बहुत आसान है, वो कोई नहीं है, बस आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है। तो आपने एक लाइन बनाया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के एक सेंटर लोकेट किया, और उसके हिसाब से आपने साइड्स बना दिए और उनको फिर ज्वाइन किया, तो आपका हेक्सागन बन गया, ठीक है। तो वो तो आसान है आपका मेथड, वो बहुत आसान मेथड है। पर जो ऑड साइड वाले पेंटागन्स होते हैं, ऑड साइड वाले पॉलीगन्स होते हैं, उनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हमने पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए O2 O3 O4। ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर 2, मतलब ये सेंटर है आपका, ठीक है। सेंटर 2 मतलब यहाँ पर आपका पिन पॉइंट होगा। एंड रेडियस OA, OA क्या है? हमारा साइड का लेंथ। टू कट O3, O3 प्रोड्यूस्ड एट B, बेसिकली O3 को कट करने के लिए, ठीक है। O3 को कट करने के लिए हम यूज करेंगे ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर 2 एंड रेडियस OA टू कट द लाइन O3 प्रोड्यूस्ड एट B। हमने यहां पर उसको कट किया, ठीक है। ड्रॉ अनदर आर्क विद B एज सेंटर, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो हम अब B को सेंटर लेंगे, ठीक है। एंड सेम रेडियस OA, आपका जो रेडियस है, जो साइड का रेडियस है, उसी से हम आर्क बनाते रहेंगे। टू कट O4, O4 बेसिकली ये आपका, ठीक है, O4, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या होगा? 40 mm। तो इसलिए हमने जब B को हमें लोकेट करना था, तो हमने 2 को सेंटर लिया। अब हमें C को लोकेट करना है, तो हम B को सेंटर लेंगे, ठीक है। अब समझ जाओ, रटना नहीं है मेथड्स को, ठीक है। आप बेसिकली कंपास को क्यों यूज कर रहे हो वो आपको समझना है। आप समझ जाओगे तो आपको मेथड रटने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। ड्रॉ अनदर आर्क विद B एज सेंटर एंड सेम रेडियस OA, OA हमारा साइड्स का लेंथ है। एंड कट O4 प्रोड्यूस्ड एट C, हम यहाँ पर O4 लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और कहीं पर कट कर देंगे जहां पर हमारा B और C का जो डिस्टेंस है वो 40 mm का हो। ड्रॉ अनदर आर्क, ठीक है। फॉर हेप्टागन प्रोसीड टू ड्रॉ आर्क विद सेंटर C एंड D, ठीक है। देखो यहां पर क्या किया, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 को लेकर हम B बनाएंगे, B को लेकर B को सेंटर लेके हम C बनाएंगे, C को सेंटर लेके हम D बनाएंगे, फिर D को सेंटर लेके हम E बनाएंगे, ठीक है। तो हेप्टागन में थोड़ा लंबा मेथड चल गया, ठीक है। तो यही आपको इसमें करना है, ठीक है। उसके बाद आपको उन पॉइंट्स को जोड़ देना है, तो आपका पेंटागन और या फिर हेप्टागन बन जाएगा। तो क्या ये मेथड को समझ में आया? जी सर। ठीक है, कोई डाउट? सर लास्ट स्टेप क्या होगा जो C पॉइंट पे A को जोड़ने के लिए? C को सेंटर लेके करना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, अरे OA तो हमने सबसे शुरुआत में हमने OA बनाया था ना, तो वो 2 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी है। हमें 3 और पॉइंट्स चाहिए थे, ठीक है। हमें 3 और पॉइंट्स चाहिए थे, जिसको हमने पेंटागन में बना लिया है, 2B और C, ठीक है। ओके सर। चलिए, सर हाँ बताओ। सर ये जो हमें सुरजीत सिंह की बुक मिली है सर, वो यानी कि जितना चैप्टर है उसमें फुल बुक हमारा फर्स्ट सेम में आएगा? बेटा देखो, मैं क्या फुल बुक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? हेलो। क्या मैं पूरा बुक पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, उसमें जैसे 5-5 चैप्टर करके एक यूनिट इसमें बन रहा है ना, उसमें यानी कि बहुत वो है ना। वो मुझे पता है, बट जिस लेवल की क्वेश्चंस और जहां तक मैं करा रहा हूँ, सिर्फ वहीं तक आपको पढ़ना है उस बुक से, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं करना है आपको, ठीक है।
बाकी जो भी क्लैरिफिकेशन होगी जब हम ऑफलाइन क्लास शुरू कर देंगे अगले हफ्ते से, आप लोगों को आया होगा इन्फॉर्मेशन, तो अगले हफ्ते से ऑफलाइन क्लास शुरू कर देंगे तो वो क्लैरिफिकेशन में और दे दूंगा नहीं सर। सर, नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो नहीं आया पूरा। कोई अभी बात तक हमें नोटिस नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, आपको तो पता है ना, ग्रुप में डिस्कशन हुई थी, बहुत कॉलेजेस में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन जा चुका है। नहीं सर, तो जो बच्चे आउट ऑफ 14 स्टेट है ना, वो अभी तक सेटल नहीं हो गए हैं, यानी कि दिल्ली में उन्हें पता ही नहीं है कि आना है नहीं आना है, क्योंकि नोटिस आया ही नहीं। नहीं बेटा, 14 से आपके ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगे, और आप लोगों को डीएसयू ने वन वीक दिया है जो आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, ताकि वो आ सके और सेटल हो जाए, उसके बाद हमारे यस ऑफलाइन सर। क्लास स्टार्ट होंगे। चलिए, तो हमने ये देख लिया, ये पहला मेथड था हमारा, ठीक है, ये आसान मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर पेंटागन में सर हमने, ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया हम लोग को सर। बेटा थोड़ा बाद में बात करना, क्लास कर ले हम पहले, ठीक है। चलिए, तो अब आप बोलोगे पेंटागन सर में सर हमने पॉइंट नंबर 2 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि देखो हमने सेमी सर्कल को 5 एंगल्स में डिवाइड किया था, ठीक है, कितना है, 36, 36, 36, 36 और 36। आपको पेंटागन में पता है कि 108 डिग्री होती है इंटरनल एंगल, ठीक है। तो जब आपका 108 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3, तो मतलब 3 एंगल के बाद 36, 36, 36, 3 एंगल बनने के बाद जब आपका 108 डिग्री बनेगा, वहां पर आप उस पॉइंट से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना था, इसलिए इंटरनल एंगल की वैल्यू पता होनी हमारे लिए जरूरी है। चलिए, अब ये मेथड नंबर 2 है, ये भी ठीक है, बट इतना इतना आसान नहीं है, मतलब इतना कन्वीनियंट नहीं है जितना कन्वीनियंट आपका पहला मेथड था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको वही पहले सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है ए बी, ठीक है, जो आपका 40 mm लॉन्ग होगा, ठीक है, पेंटागन का। ड्रॉ पी क्यू एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, ठीक है, तो आपको उससे पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है। डिस्क्राइब अ सेमी सर्कल विद डायमीटर ए बी टू इंटरसेक्ट पी क्यू एट 4, ठीक है। आपने डायमीटर ए बी का डायमीटर ए बी लेकर, अब इस बार आपने ए को आपने क्या लिया है, सेंटर लिया है, नहीं सॉरी, क्यू को आपने सेंटर लिया है, ठीक है, क्यू को सेंटर लिया है, एंड ए बी आपका डायमीटर है, तो बेसिकली क्या हुआ, क्यू बी आपका रेडियस हो गया, ठीक है। पिछले वाले मेथड में ए बी बेसिकली एक रेडियस था उसका, बट यहाँ पर हम ए बी के हाफ मतलब क्यू बी को रेडियस ले रहे हैं, एक इंटरनल एक छोटा सेमी सर्कल बनाने के लिए, ठीक है। इंटरसेक्ट पी क्यू एट 4, यहाँ पे हमने इंटरसेक्ट करवाया, ठीक है। पी क्यू क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विद ईदर ए और बी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी टू मीट पी क्यू एट 6, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ए बी के हाफ को रेडियस माना एंड 4 पे इंटरसेक्ट किया पी क्यू को, उसके बाद क्या किया, हमने पूरे के पूरे ए बी को रेडियस माना और फिर पी क्यू को इंटरसेक्ट किया कहां पर, 6 पे, ठीक है। फिर बाइसेक्ट द लाइन 4, 6 टू ऑब्टेन 0.5, ये तो आपको आसान है, आपको 0.4 आ गया, 0.6 आ गया, उसके बाद 4 और 6 के बीच में आपको इनको बाइसेक्ट करा के 0.5 भी ऑब्टेन करना है। ये बेसिकली आप स्केल से कर लोगे आसानी से, है ना। अगर 4 और 6 के बीच में 2 mm का गैप है, तो 4 और 5 में कितना होगा, 1 mm का गैप होगा। तो आपके पास बेसिकली 3 पॉइंट्स आ गए, 4, 5 एंड 6। Now mark point 7 and 8 on PQ such that the lengths 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 are equal। क्या है, देखो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, ये लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई, फिर आपको 6, 7 भी बनाना है, 7, 8 भी बनाना है। अगर ये लेंथ आपकी 1 mm थी और ये भी 1 mm थी, तो ये भी आपका 1 mm होगा और ये भी आपका 1 mm होगा, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 5 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, आपका बेसिकली 5 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर 5 फॉर पेंटागन, आपको ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर 5 मतलब ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो था वो आपका सेंटर है, एंड 7 फॉर हेप्टागन। देखो आपने सेकंड पॉइंट चुना किसके लिए, पेंटागन के लिए, एंड 7th पॉइंट चुना किसके लिए, हेप्टागन के लिए, ठीक है। चलिए, तो आपकी आप बोलोगे सर ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम 4 ही क्यों रखा हमने, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट ऑलरेडी थे, 1, 2, तीसरा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और 4th पॉइंट ये, ठीक है। टू पास थ्रू ए एंड बी, तो आपने ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर 5, ठीक है, एंड पास थ्रू ए एंड बी। अगर ए एंड बी के पास करना है तो ये बताओ हमारा उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, फटाफट बताओ।
थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मुझे बताओ, अगर हम 5 पे सेंटर मान के एक सर्कल बना रहे हैं जो हमारा ए और बी से पास करना चाहिए, तो हमारा रेडियस जो है वो कितना होना चाहिए उस सर्कल का, बताओ। सर 5 से O तक। 5 से ओ तक तो नहीं होना चाहिए बेटा, 5 से 5 डी से तक ए सर। तक। रेडियस क्या होता है 5 से आपका, सेंटर ये है, सेंटर से लेके लास्ट पॉइंट तक, तो ये आपका बेसिकली रेडियस है, ठीक है। इसे 5b बोल लो या इसको 5a बोल लो, जो आपका ये लेंथ होगा वही आपका रेडियस होगा। लेंथ कितना आपको नहीं समझना, क्योंकि आपने तो यहाँ पर कंपास का नीडल रख दिया और पेंसिल को आपने ए पे रख दिया और फिर पूरा एक सर्कल बना दिया, ठीक है, तो ये आपका सर्कल बन गया। टेकिंग ए बी एस रेडियस कट द सर्कल एट सी डी एंड ई, ठीक है, ए बी को रेडियस लेंगे, ठीक है, एंड ए बी को, ए बी ए रेडियस है हमारा, ठीक है, सी डी एंड ई एंड जॉइन द रिक्वायर्ड पॉलीगन, ये हमारा सर्कल बन गया, ठीक है। उसके बाद ए बी को हमने रेडियस लिया, ठीक है, और 5 को ही सेंटर मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक आर्क बनाया, यहाँ पर एक आर्क बनाया और यहाँ पर एक आर्क बनाया, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है, और उन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया। तो ये आपका मेथड नंबर 2 था पेंटागन बनाने का, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, देखो इसको और सोचो कौन सा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो उसके हिसाब से आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। सर 5A सेंटर लेके जो सर्कल बना था उसके क्या स्टेप था? देखो बेसिकली देखो थोड़ा सा, आप देखो ये क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर 5, सेंटर हमारा 5 है, ये हमारा पॉइंट है, इसको हमने सेंटर लिया, ठीक है, एंड टू पास थ्रू ए एंड बी, अगर ए और बी के थ्रू पास कर रहा है कोई सर्कल तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेडियस कितना होगा, ये आपका सेंटर है, समझ लो ये ओ है, ठीक है, ओ से लेकर ए तक या ओ से लेकर बी तक जो आपका लेंथ होगा वही तो आपका रेडियस होगा, ठीक है, ये आपका रेडियस होगा। तो आपको बेसिकली 5th वाले पॉइंट को सेंटर लेकर आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस आपका ओ ए या फिर ओ बी है, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो मेथड 1 हमने पढ़ा है, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड आप याद रखिए, ठीक है, इस वाले मेथड से भी करेंगे तो क्वेश्चन करेक्ट होगा आपका। ये वाला मेथड अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी ये मेथड है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके 2 मेथड्स थे, ठीक है। एक मेथड सबसे पहले हमने देखा था ये वाला जिसमें हमने वीडियो देखी थी, इसमें जिसमें हमने बेसिकली सर्कल्स का इस्तेमाल किया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड था। सबसे सिंपल मेथड ये था जिसमें आपको सिर्फ एक सेमी सर्कल बनाकर उसको आपको डिवाइड करके फिर आर्क्स की मदद से आपको एक पेंटागन या हेप्टागन बनाना था। इसमें आपने बेसिकली एक हाफ सेमी सर्कल और एक फुल सेमी सर्कल बनाकर आपने पॉइंट्स में डिवाइड करके उसके बाद इस पॉइंट को या फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के आपको, और ये रेडियस मान के आपको एक सर्कल बनाना था, ठीक है। और फिर इसी सेंटर के हिसाब से आपको यहाँ पे आर्क्स बनाने थे, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क और ये आर्क, ठीक है। और जो पॉइंट्स आपके आए उन पॉइंट्स को जोड़ के आपका शेप आया, ठीक है। तो ये आपका पेंटागन बनाने के तरीके थे, ठीक है। पेंटागन या हेप्टागन थोड़े से डिफिकल्ट है क्योंकि ये ऑड शेप्स है, इसमें ऑड नंबर ऑफ शेप्स है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ शेप्स, सॉरी ऑड नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ साइड्स है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये आपका, ठीक है। हेक्सागन देखेंगे, हेक्सागन काफी सिंपल है, ठीक है। चलिए तो हेक्सागन की हम लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। Hello. Let's draw a regular hexagon or six-sided polygon giving the length of one of its sides. The regular hexagon is the only regular polygon that the side is equal to the radius of its circumscribed circle. Let's start by drawing a straight horizontal line at the bottom of our page. So now, on the left side of this line, we are going to mark A. Now we are going to set our compass to the given length and transport this length to our line, setting our compass on point A, and scribing an arc to form point B, as can be seen here on the video. देखो इनने जो पहला साइड है
हम पेंटागन में भी क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल साइड बनाते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। हेक्सागन में भी सेम ही करना है, आपको एक हॉरिजॉन्टल साइड बनाना है, फिर आगे बढ़ना है। वो हॉरिजॉन्टल साइड आपका उसी लेंथ का होगा जो लेंथ आप क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब उसको सिंपली स्केल से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने आर्क के थ्रू बनाया है, वो भी आपको पता ही, वो भी एक सिंपल तरीका है, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आप स्केल से भी सीधा स्केल से बना सकते हो उसको, ठीक है। स्केल से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, ठीक है, उसके बाद आप फिर कंपास का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। देखो इनके इनके पास एक प्रोट्रैक्टर है, पर डी का इस्तेमाल करेंगे नहीं, इनने इनने इसको सिर्फ लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया है। एंगल्स सबटेंड करने के लिए ये लोग कंपास का इस्तेमाल ही करेंगे। Now we have our line segment AB, which will be the base of our hexagon, and we will highlight it with a thicker line. The next step, with our compass set on point A and a radius AB, we draw an arc to the left, as can be seen here in the video. Now, with our compass set on point B, we will draw another arc to the left. We scribe an arc to the right, which will intersect our previously drawn arc at point 0. Up to this point, we have followed the exact same steps to draw an equilateral triangle given the length of one side. But in this case, the top vertices of our triangle is going to be the center point of the circumference we are going to circumscribe our hexagon. As can be seen from the video, the radius has the same length as the given side of the hexagon. To continue, using the given measurement of the... तो बेसिकली इनने दो आर्क क्यों बनाए थे? उस सर्कल का, एक सर्कल का सेंटर लोकेट करने के लिए। सेंटर लोकेट किया, क्या सेंटर है वो? O। और जो सर्कल बना है वो किस रेडियस का बना है? AB। AB रेडियस का बना है, ठीक है। जो AB क्या है हमारा? AB बेसिकली हमारा हेक्सागन का साइड है, ठीक है। Seen from the video, the radius has the same length as the given side of the hexagon. To continue, using the given measurement of the side, which is the same as the radius of the circle. Setting our compass on point B, we will scribe an arc to the right to cut the circle, which will be the next vertices of our hexagon. Now, setting our compass on this point, we will scribe another arc, which will be the fourth vertices of the hexagon. We continue marking our vertices by setting the compass on the previous vertices as shown here. सर ये तो बहुत सिंपल है। Vertices. तो मैंने कहा था ना, हेक्सागन सिंपल है आपका, क्योंकि इवन साइडेड पॉलीगन है, इवन साइडेड पॉलीगन बनाना इजी होता है। So if I'm working with accuracy, the final point should join exactly with the first point A, as shown here in the video. So now we will mark all our vertices A, B, C, D, E, and F. So now all that's left to do is to join our vertices to complete the hexagon so that we are looking to draw. So A to B, B to C, C to D. Now D to E. Vertex E to F. And finally, we can close our hexagon, joining vertex F back to A. Here we have the hexagon that we are looking for. ठीक है, तो इसमें क्या करना था बेसिकली आपको, एक सबसे पहले आपको आपने बेस बना दिया, आपने हेक्सागन का एक बेस बनाया, ठीक है। फिर इसको आपने, इसके मदद से आपने O सेंट लोकेट किया, ठीक है। बेसिकली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो आपका मेथड था, उसी से ये लोग O तक पहुंचे हैं, ठीक है। OA, OB एंड AB, ये तीनों आपके इक्वल साइड्स है, तो बेसिकली इक्वलेटरल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो AB, OA एंड OB सारे इक्वल साइड्स के हैं,
ठीक है। फिर ओ को सेंटर लेकर एंड ए पे पेंसिल रख के हमने एक सर्कल बनाया पूरा। तो बेसिकली सर्कल का रेडियस कितना हो गया, आपके हेक्सागन के साइड के बराबर का रेडियस हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने बी पे नीडल रखा, फिर पेंसिल यहाँ पे रखी, आर्क बनाया, सी पे पेंसिल रखा, सी पे पॉइंट नीडल रखा, डी पे एक आर्क बनाया, डी पे नीडल रखा, ई पे आर्क बनाया। ठीक है। वैसे ही जैसे पेंटागन में हमने लास्ट में किया था वैसे ही। ठीक है। तो हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन ईजियर है। ठीक है। तो ये आपका हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन है एक सर्कल के यूज को लेके, एक ही सर्कल का यूज करके हमने पूरा का पूरा हेक्सागन बना दिया। ठीक है। और भी कुछ एक आध मेथड्स हम पढ़ेंगे हेक्सागन का, उसके बाद हम लोग इसको ओवर करेंगे। ठीक है। अब इसमें आपका ये क्वेश्चन है, ड्रॉ रेगुलर हेक्सागन 40 mm साइज कीपिंग अ साइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो क्या बोला इनने, बेसिकली पहले में बोला कि एक साइड को वर्टिकल रखो उसके बाद बनाओ। ठीक है। और फिर किसी एक साइड को हॉरिजॉन्टल रखो फिर बनाओ। ठीक है। तो वो तो कुछ नहीं है यार, इसी को बस 90 डिग्री रोटेट कर दिया है और तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो बना तो आप लोग ही। ठीक है। तो ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 40 mm। सबसे पहले क्या किया, देखो पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, हमने एक साइड बनाया उसके बाद एक सर्कल बनाया, है ना। यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा हमने स्टेप्स को बदल दिए उसको इजियर बनाने के लिए। उस मेथड को क्या किया हमने, ओ को एक सेंटर लिया, ओ को। ठीक है। और आपको पता है रेडियस कितना होगा, आपका जितना साइड होगा, साइड का लेंथ उतना ही आपका रेडियस होगा। तो उसका हमने एक सर्कल बना दिया। मेक अ डायमीटर ए डी इन वर्टिकल पोजिशन, ये आपका डायमीटर बन गया। ठीक है। डायमीटर बनाना जानते ही हो। फॉर केस ए एंड हॉरिजॉन्टल पोजीशन केस बी। केस ए में आपका साइड वर्टिकल है तो आपका डायमीटर जो हम सबसे पहले बनाएंगे वही वर्टिकल बनेगा। केस बी में आपका साइड हॉरिजॉन्टल है तो आपका जो सबसे पहला डायमीटर जो बनाएंगे एडी वो भी हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। विथ रेडियस ओ ए, रेडियस ओ ए एंड सेंटर्स ए एंड डी आपके सेंटर्स हैं। ठीक है। ड्रॉ आर्क्स टू कट द पॉइंट्स एट बी एफ सी एंड ई। हमने डी को सेंटर माना एंड ओ ए जो रेडियस है हमारा, जो बेसिकली हमारे साइड का लेंथ है, उसके थ्रू हमने डी से हमने ई पे आर्क बनाया, सी पे आर्क बनाया, फिर ए को सेंटर माना, फिर बी पे आर्क बनाया, एफ पे आर्क बनाया। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आ गए, उनको जोड़ा तो हमारा हेक्सागन तैयार हो गया। ठीक है। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। मैं फिर से बता दूं आपको, अगर एक्सप्लिसिटली क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपको कंपास एंड सर्कल के थ्रू बनाना है तो ये सब मेथड्स आप यूज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये मेथड सिंपल तो है पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। आप बेसिकली जो इंटरनल एंगल मेथड जो मैंने बताया था, हेक्सागन में इंटरनल एंगल 120 डिग्री का, पेंटागन में इंटरनल एंगल 108 डिग्री का, उससे आप सीधा बना सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये आपके हेक्सागन के हमने दो मेथड्स देख लिए जो बेसिकली सेम ही मेथड्स हैं, बस लास्ट शुरुआत के दो जो स्टेप्स है वो इंटरचेंज है। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम, ये हेक्सागन का थर्ड मेथड है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा एंड फुल प्रूफ मेथड देख चुके हैं। ये मेथड एक और मेथड है जिसमें हम बेसिकली इंटरनल एंगल और इंटरनल एंगल का हाफ मतलब 60 डिग्री, 120 एंड 60 डिग्री यूज करके मतलब एंगल्स के थ्रू बनाएंगे। यहाँ पे क्या किया हमने, सर्कल और कंपास के थ्रू बनाया, यहाँ पर हम कंपास एंड एंगल्स के थ्रू बनाएंगे। ठीक है। हल्का सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। नहीं आया तो आप चिंता मत करो, आप इन मेथड से बना लो। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी साइड बनानी है ए बी 40 mm की। ड्रॉ लाइंस A2 एंड A4। A2 दिख रहा है आपको, A2। ठीक है। एंड A4। ठीक है। A2 का एंगल कितना है आपको दिख रहा है, 60 डिग्री। एंड A4 का एंगल कितना दिख रहा है, 120 डिग्री। ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ B1 एंड B3। B1 B3। ठीक है। तो B3 आपको दिख रहा है 60 डिग्री, B1 दिख रहा है आपको 120 डिग्री। ठीक है। ड्रॉ आर्क्स विद रेडियस ए बी। ठीक है। आपका रेडियस है ए बी एंड सेंटर्स एट ए एंड बी टू इंटरसेक्ट A4 एंड B1। A4 एंड B1। आप बोलोगे सर इन्हीं को क्यों किया इंटरसेक्ट हमने, उनको क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो आपका क्या है यहाँ पे, आपका इंटरनल एंगल 120 का है ना। तो हम लोग इसलिए A4 एंड B1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। आप बोलोगे सर हमने 60 डिग्री वाला एंगल क्यों बनाया है, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है। तो A4 एंड B1 को F एंड C पे हमने इंटरसेक्ट किया। ड्रॉ आर्क्स विद रेडियस AB एंड सेंटर C एंड F टू इंटरसेक्ट A2 एंड B3 एंड D एंड E रिस्पेक्टिवली। देखो पहले हमने क्या किया, A को सेंटर लिया, F पे इंटरसेक्ट किया, B को सेंटर लिया, C पे इंटरसेक्ट किया, फिर C को सेंटर लिया एंड A2 को D पे इंटरसेक्ट किया, फिर F को सेंटर लिया, फिर B3 को
ई पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हेक्सागन की, ठीक है। सिंपल, कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पेंटागन के 3 मेथड्स देखे हमने, ठीक है, एक वीडियो वाला एंड 2 थ्योरी वाले जो मैंने पढ़ाए, और हेक्सागन के भी हमने 3 मेथड देखे। जो मेथड आपको सबसे सिंपल लगे, आपको बनाने में आसान आसान हो, वही मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। कोई मेथड आपका बेस्ट नहीं है, कोई मेथड आपका बेकार नहीं है, जो आपको सही लगे उस मेथड से आप बनाइए, ठीक है। चलिए, अब हम आ गए हैं कोनिक सेक्शंस में। कोनिक सेक्शन में पहले ही बता दूं आपको, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है। ये आपके 3 कर्व्स है जो बनाने को आ सकते हैं। एक और कर्व होता है, उसको बोलते हैं हाइपरबोला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो भी आ सकता है, तो इसलिए हम उसका भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कोन को, ठीक है, कोन में भी स्पेसिफिकली डबल कोन। अब डबल कोन क्या होता है, देखो, ये आपका कोन है, ठीक है, ये आपका कोन होता है, ठीक है। इस पे अगर एक और कोन ऊपर आ जाए, ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डबल कोन, ठीक है। तो इस डबल कोन को कोई प्लेन कैसे काट रहा है, वही उसी से हमें पता लगता है कि कैसे कौन सा कर्व हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये एक 3D सर रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप देखिए। सर ये सारे शेप जो है पैराबोला हाइपरबोला सब ये सिंगल कोन में नहीं बन सकते? सिंगल कोन भी बन सकते हैं बेटा, पर समझाने के लिए डबल कोन इज बेटर। आप वीडियो देखिए, समझ पाएंगे, आप वीडियो देखिए पहले। ओके सर। चलिए, तो वीडियो को देखिए आप लोग, ठीक है। जैसे अविनाश ने कहा, एक सिंगल कोन से ही बन सकता है। आपने 10th में पढ़ा होगा कोनिक सेक्शंस, उसमें पढ़ा होगा कि एक सिंगल कोन को ही कट करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। सिंगल कोन को कट करे, डबल कोन को कट करे, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे ऐसे डबल कोन का क्यों इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को समझने के लिए हम लोग डबल कोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन, इस वीडियो को देखिए। Conic sections. In this module, you will learn about conic sections. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double right circular cone. A double right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. A right circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. The perimeter of the base is called the directrix. The lateral surface of a right circular cone is called a nap. A double right circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. Conic sections. If a plane intersects a double right circular cone, we get two-dimensional curves of different types. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, the plane can cut the cone in 3 different ways. Ellipse. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola.
when the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. The plane intersects only one nap of the double right circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola. अब समझ पाए नैप क्या है? नैप आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है ऊपर वाले कोन का या फिर नीचे वाले कोन का, उसको नैप बोलते हैं। आपने देखा एलिप्स, पैराबोला और सर्कल, इन तीनों में कोई भी एक अगर कोन को वो इंटरसेक्ट करे, उसी सिर्फ कोन को इंटरसेक्ट करेगा, उसके थ्रू बन जाएगा। और हाइपरबोला में क्या होता है, आपका जो एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन होता है प्लेन का, वो आपका वर्टेक्स एंगल या फिर एपेक्स एंगल भी बोलते हैं उसको, उससे कम होता है वो एंगल, जिसके वजह से क्या होता है, वो दोनों कोन्स को इंटरसेक्ट करता है, जिसके वजह से आपका हाइपरबोला बनता है। इसलिए हमने डबल कोन का इस्तेमाल किया है इस वीडियो में। Which has two disjoint curves. Degenerate conics. If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point, the parabola becomes a line, and the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. डीजेनरेट कोनिक्स कुछ नहीं है आपका, अगर जो भी आपका प्लेन था, ठीक है, सर्कल में क्या था, सर्कल में आपका b इज इक्वल टू ए था, ठीक है, आपका पैराबोला में क्या था, b ग्रेटर देन a था। a क्या है आपका, a आपका एपेक्स एंगल या वर्टिकल एंगल बोल दो, इसको वर्टेक्स एंगल बोल दो, जो बेसिकली एक्सिस के साथ उसका जो वर्टेक्स है वो बनाता है, ठीक है। एंड b क्या है, b आपका एक्सिस के साथ जो आपका प्लेन है, जो एंगल बना रहा है, उसको हम b बोलते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू a है तो सर्कल बनेगा, b ग्रेटर देन a है तो एलिप्स बनेगा, ठीक है, और सॉरी एलिप्स नहीं, पैराबोला बनेगा, पैराबोला b इज इक्वल टू a में बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो सर्कल्स हैं, आपके जो कोनिक सेक्शंस है वो बनते हैं, ठीक है, ठीक है, हाइपरबोला एंड b ग्रेटर देन a में एलिप्स, ठीक है। तो आपके अगर यही प्लेन्स अगर इस डबल कोनिक सेक्शंस के वर्टेक्स से पास करते हैं, सर आपने पहले वाला गलत लिख दिया। b इज इक्वल टू a सॉरी, आपका b इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपका जो बेसिकली ये प्लेन होता है, ठीक है, एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो तब आपका सर्कल बनता है, ठीक है। तो ये आपके चार कंडीशंस थे, ठीक है, उसके हिसाब से कैसे आपका कोनिक सेक्शंस बनता है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब देखो सर्कल सबको बनाना आता है, ठीक है, पैराबोला एलिप्स कैसे बनता है वो हम देखेंगे, ठीक है, चलिए। और डीजेनरेट कोनिक्स वही प्लेन अगर आपके डबल कोन के वर्टेक्स से पास कर जाए तो क्या बनेगा, अगर सर्कल होगा तो एक पॉइंट बनेगा, अगर पैराबोला होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोनिक सेक्शंस का, आपको बस ये समझना है कि वर्टेक्स एंगल क्या है या फिर एपेक्स एंगल क्या है, प्लेन का एंगल क्या है, और प्लेन के एंगल के हिसाब से प्लेन का एंगल एंड वर्टेक्स एंगल के बीच में रिलेशन है, उसके हिसाब से कैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बनता है। Generate conics. In this module you have learned that when a plane intersects a double right circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, the ellipse is obtained. When the plane is perpendicular to the axis,
the ellipse changes into a circle. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle, the parabola is formed. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle, the hyperbola is formed. If a plane intersects the double right circular cone at its vertex, the figures formed are called. तो ये आपने देखा, जो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। आपका सर्कल कब बनता है, एलिप्स कब बनता है, पैराबोला कब बनता है, हाइपरबोला कब बनता है, ठीक है। तो पैराबोला, एलिप्स, इन सब के लिए आपको पता है सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है फोकस और एक है डायरेक्ट्रिक्स। तो वो हम सब एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके हिसाब से हम कैसे बनाते हैं एलिप्स को या पैराबोला को हम लोग देखेंगे। सर ये सब पेपर में पूछ भी सकता है? पेपर में आपको बनाने के लिए आएगा, बट जब बनाने के लिए आएगा तो वहां पे ये नहीं लिखा रहेगा कि पैराबोला है कि एलिप्स है या आपका हाइपरबोला है। वो सिर्फ ये बता देगा कि आपका एपेक्स एंगल ये है या फिर वर्टेक्स एंगल ये है और आपका प्लेन का जो एंगल है वो ये है। तो आप बताइए कि क्या कौन सा आपका कोनिक सेक्शन बनेगा और उसको ड्रॉ करके दिखाइए। सर ये फर्स्ट सेम तो 100 मार्क्स का होगा, तो उसमें सारा ड्रॉ करने के लिए ही होगा, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा बीईजी में? नहीं, सिर्फ ड्राइंग का होता है। एक आध आपके थोड़े बहुत आपके 20-30 मार्क के बहुत सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, बट मेन आपका 70 to 80% ड्राइंग ही होगा। चलिए, Conic section. तो आपका कोनिक सेक्शन है एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। इंक्लिनेशन ऑफ द कटिंग प्लेन फॉर एन एलिप्स शुड बी ग्रेटर देन हाफ द एपेक्स एंगल। हाफ द एपेक्स एंगल मतलब इसी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एपेक्स एंगल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, समझ लो अल्फा बोल दिया, तो ये क्या हो गया, अल्फा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका प्लेन है ये आपका प्लेन है बेसिकली, ठीक है। तो प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वर्टिकल के साथ वो आपका अल्फा बाई 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। हाफ द एपेक्स एंगल मान लो या फिर आपने अगर वर्टेक्स एंगल माना हुआ तो ये आपका वर्टेक्स एंगल है, ठीक है, ठीक है। और अगर ठीक है, when the cutting plane is inclined on axis parallel to one of the generator, तो section is called पैराबोला, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है आपका b इक्वल टू a है। और अगर आपका इंक्लिनेशन प्लेन का एपेक्स एंगल या फिर एपेक्स एंगल के हाफ से कम है तो आपका हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप ऑफ कोनिक सेक्शंस थे जो हमने वीडियो में देखे थे। Cone is formed when a right angle triangle with an apex angle A is rotated about an altitude as the axis. Cone कैसे बनता है सबको अच्छे से पता है, हमने उस क्वेश्चन में भी देखा, वीडियो में भी देखा। The length or height of the cone is equal to the altitude of the triangle and the radius of the base of the cone is equal to the base of the triangle. The apex angle of the cone is 2a. Basically ये जो apex angle है इसको हम 2 अल्फा या 2a बोलते हैं, और ये जो हाफ है, हाफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसी a एंड b इन 2 एंगल्स को जब हम कंपेयर करेंगे उसके हिसाब से हमारा एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला बनेगा। When a cone is cut by a plane, the curve formed along section is called conic section. For this purpose, the cone may be cut by different section planes and the conic sections obtained are shown in the figure, ठीक है। ये आपका एपेक्स है, ये आपके जनरेटर मैंने बताया, जनरेटर्स वो होते हैं जो आपको 360 डिग्री घुमाने पे आपको वो सॉलिड दे देते हैं, ठीक है। कटिंग प्लेन है, ठीक है। कटिंग प्लेन अगर परपेंडिकुलर टू एक्सिस है मतलब b इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका एक सर्कल बनता है, ठीक है। आपको 3D में दिख ही रहा है कि कैसे कोन को एक प्लेन काट रहा है, और अगर इसी प्लेन को हम इंक्लिनेशन देना शुरू कर दें तो उस इंक्लिनेशन के हिसाब से ये डिफरेंट कोनिक सेक्शंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए, सर्कल व्हेन द कटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मतलब थीटा, ये थीटा की बात हम कर रहे थे, b इज इक्वल टू 90 डिग्री, द कर्व इंटरसेक्शन ऑब्टेन्ड इज अ सर्कल, ठीक है। आपको फिगर दिख रही है, ठीक है, कैसे एक 3D में हम डबल कोन को काटा और इसका जो एक्सिस है ये आपका एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस के साथ ये प्लेन 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, और उसके थ्रू वो एक सर्कल प्रोड्यूस कर रहा है। आपको दिख रहा है जैसे जैसे ये आपका इंक्लाइन होता रहेगा वैसे वैसे इस सर्कल का ये वाला जो, जैसे ये आपका D है और समझ लो ये आपका B है, जैसे जैसे आप इंक्लाइन करने लगोगे D B से बड़ा होता रहेगा, जिसके वजह से आपके 2 एक्सेस का
उत्पात होगा, ठीक है। एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, आपको पता है एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका कब है, जब आपका बीट, आपका जो एंगल ऑफ प्लेन है वो 90 डिग्री है, किसके साथ, एक्सिस के साथ, ठीक है। आइसोलेस ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर व्हेन अ कटिंग प्लेन इज पासिंग थ्रू द एपेक्स, मतलब एपेक्स से पास कर रहा है, एंड कट्स द बेस, मतलब बेस को भी कट कर रहा है और एपेक्स से भी पास कर रहा है, ठीक है, द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज ऑब्वियसली लेस देन हाफ द एपेक्स एंगल, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर वो इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है, तो तभी कट कर पाएगा जब उसका एंगल जो है, ये आपका ये पूरा एंगल है, ठीक है, जिसको हम ए बोल रहे थे, और ये आपका प्लेन का एंगल को बी बोल रहे हैं, तो बी ऑब्वियसली लेस देन ए हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका आइसोलेस ट्राइंगल कैसे आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराबोला, एलिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। और हाइपरबोला के बारे में पता होना चाहिए आपको, और उसकी ड्राइंग आने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। चलिए, एलिप्स में आपने देखा, व्हेन द कटिंग प्लेन इंक्लाइन टू द एक्सिस एंड कट्स ऑल द जनरेटर्स, मतलब जितने भी पूरे के पूरे कोन को वो कट कर देता है, ठीक है। अगर सारे जनरेटर को कट करते हैं मतलब क्या है, पूरे के पूरे कोन को वो कट कर रहा है, सेक्शन इज एन एलिप्स। द इंक्लिनेशन ऑफ द कटिंग प्लेन फॉर एन एलिप्स शुड बी ग्रेटर देन हाफ द एपेक्स एंगल। ये आपका अल्फा है, हाफ द एपेक्स एंगल, और आपका थीटा है, ठीक है। तो पूरा कब कट कर पाएगा वो, जब इसका जो इंक्लिनेशन है वर्टेक्स के साथ, जो एपेक्स एक्सेस के साथ, थीटा, जब थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा तभी वो कट कर पाएगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि एलिप्स बन गया है, ठीक है, जिसमें आपका ये वाला जो एक्सिस है या लंबा है, जिसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, और जो इसके परपेंडिकुलर है, उस जो छोटा एक्सिस है उसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके दो एक्सिस बन जाते हैं एलिप्स में, ठीक है। पैराबोला में क्या है, when a cutting plane is inclined to the axis and is parallel to one of the generators, अगर जनरेटर के पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है थीटा एंड अल्फा इक्वल है, the inclination of the cutting plane is equal to half the apex angle, half the apex angle मतलब अल्फा। इसी को उस वीडियो में इसी को वर्टेक्स एंगल बोला जा रहा था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज है। तो अगर दोनों इक्वल है, अगर थीटा एंड अल्फा इक्वल है, तो आपका एक पैराबोला जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने फिगर देख ली, उसी वीडियो को मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू दिखा रहा हूं, ठीक है। हाइपरबोला व्हेन द कटिंग प्लेन कट्स बोथ द पार्ट्स ऑफ डबल कोन, इसलिए डबल कोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लास्ट में हाइपरबोला जो होता है आपके दोनों के दोनों कोन को वो कट करता है, सेक्शन इज अ हाइपरबोला। द कटिंग प्लेन ऑफ हाइपरबोला शुड नॉट पास थ्रू द एपेक्स एंड इट्स इंक्लिनेशन शुड बी लेस देन थीटा शुड बी लेस देन अल्फा, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस, और अगर वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन एट अ डिस्टेंस, द सेक्शन इज अ हाइपरबोला। अगर वो एक्सिस के पैरेलल हो गया प्लेन, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल फॉर्म होता है, ठीक है। तो हाइपरबोला में क्या हो रहा है आपका, बेसिकली थीटा जो है वो अल्फा से कम है, थीटा इज लेस देन अल्फा, ठीक है। तो थीटा क्या है हमारा, थीटा बेसिकली हमारा प्लेन का जो एक्सेस के साथ एंगल बन रहा है वो है, एंड अल्फा क्या है हमारा, जो आपका एपेक्स का एंगल है उसका हाफ हमारा अल्फा है। तो इन्हीं के कंपैरिजन के बलबूते पे हमारा एलिप्स बनता है, सर्कल बनता है, पैराबोला बनता है और हाइपरबोला बनता है, ठीक है। सर्कल सबको बनाना आता है, एलिप्स एंड पैराबोला हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये वही स्लाइड है, ठीक है, आपको फिर से बस रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। अब कोनिक सेक्शंस में आपका एक पार्ट होता है, वो होता है इसेंट्रिसिटी। अब वो क्या होता है, कोनिक में भी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस मतलब समझ लो एक पाथ, लोकस मतलब path of a point moving in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed straight line, ये fixed straight line जो होती है ना, उसको वो होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। एंड फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है आपका फोकस, वो क्या होता है आपका फोकस, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब उनका रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, रेशियो कांस्टेंट है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। द रेशियो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। एग्जांपल के तौर पे ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया,
ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये आपका पैराबोला हो गया, और ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, तो पैराबोला का फोकस है डिस्टेंस एंड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है डिस्टेंस। ठीक है, ये जो रेशियो है, ये मान लो x, ये मान लो y, तो x बाई y का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये मैंने पैराबोला के लिए एग्जांपल बता दिया। ठीक है, पैराबोला में आपको एक और चीज पता है, पैराबोला में आपका x इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली फोकस से डिस्टेंस पैराबोला का और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पैराबोला का हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी के हिसाब से भी, इसेंट्रिसिटी मतलब जो आपका रेशियो आया है, इसके हिसाब से भी आपका एलिप्स बनेगा या पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, वो इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो एलिप्स कहलाएगा, इक्वल टू 1 है तो पैराबोला कहलाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसेंट्रिसिटी के बेस पे कैसे हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला बन रहा है वो हमने देखा। ठीक है, द लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस। मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स था। ठीक है, और ये फोकस था। ठीक है, ये फोकस था, ये डायरेक्ट्रिक्स था। तो ये जो लाइन है जिसके इर्द गिर्द आप पैराबोला या हाइपरबोला या फिर एलिप्स बनाओगे, उसको हम एक्सिस बोलते हैं। द पॉइंट एट विच द कोनिक कट्स द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। बेसिकली ये आपका जैसे पैराबोला बना, जहां पैराबोला ने एक्सिस कट किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है वो पता होना चाहिए। इसेंट्रिसिटी का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, उसके हिसाब से आपके कोनिक सेक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा मैथमेटिक्स, आपकी 10th की मैथमेटिक्स रिवाइज कर ली। ठीक है, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अब एलिप्स में क्या होता है, यूज ऑफ elliptical curves is made in arches, bridges, dams, monuments, manholes, glands। आपके कंस्ट्रक्शन, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे एरियाज पे आपके एलिप्स का यूज आता है, इसलिए हम लोग एलिप्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकली एलिप्स का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका इक्वेशन अभी। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना की इक्वेशन होती है ए एंड बी आर हाफ द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सेस। ठीक है, आपका मेजर एक्सेस कौन सा है, ये आप लंबा वाला मेजर है एंड छोटा वाला माइनर है, तो इसका हाफ आपका ए और बी रिस्पेक्टिवली है। एंड एक्स एंड वाई आपकी बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, जहां पर भी आपका, एक मिनट रुको, हाँ, जहां पर भी आपका, जैसे ये आपका कोई पॉइंट है तो इसका एक कोऑर्डिनेट होगा एक्स, एक कोऑर्डिनेट होगा वाई। ठीक है, तो वो उनको हम जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हाफ से डिवाइड करते हैं कि स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये जो रेशियो है बेसिकली 1 के इक्वल होता है। ठीक है, बस ये है। ellipse is also defined as a curve traced out by a point moving in the same plane and in such a way that the sum of its distances from two fixed points are always same। ठीक है, sum of its distances from the two fixed points is always same। अब देखो क्या है, sum of distance from two fixed point, मतलब ये कर्व है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस f2 से, इसका डिस्टेंस f1 से। ठीक है, तो जो सम है, जो बेसिकली जो इस डिस्टेंस का सम है, वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आपका पैराबोला में एक ही फोकस होता है, बट एलिप्स में आपके 2 फोकस होते हैं, आपको सबसे अच्छे से पता है, f1 एंड f2। ठीक है, ईच ऑफ द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, जिससे हम लोग डिस्टेंसेस का सम ले रहे थे, उनको हम फोकस बोलते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द 2 फोकाई एंड टर्मिनेटेड बाय अ कर्व इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। जो दोनों फोकस से आपका पास करता है वो आपका हमेशा मेजर एक्सिस होता है, और जो मेजर एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब मेजर एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और राइट एंगल में डिवाइड करता है, तो क्या हो गया, ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो बाइसेक्ट करता है उसको, वो क्या कहलाता है, हमारा माइनर एक्सिस। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो फिर एलएस बनाना बहुत सिंपल है, मेजर एक्सिस का लेंथ गिवन रहेगा, माइनर एक्सिस का लेंथ गिवन रहेगा, हमने प्लस साइन बना दिया और यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, और हमारा एलएस बन गया। बट क्या ऐसा हो सकता है, देखो बिल्कुल हो सकता है, बट एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व आप बिल्कुल आसानी से बना लो, वो सिंपल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो और ये सर्कल भी नहीं है, ये सर्कल भी नहीं है। ठीक है, कि आपने बना लिया तो सर्कल बन जाएगा, फिर तो सर्कल भी नहीं है ये, तो इसलिए हमको और भी एडिशनल पॉइंट्स बीच में चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि उनको जोड़ के हम एलिप्स बना पाए। तो एलिप्स में जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, उन तक पहुंचने का ही जरिया मैं आपको दिखाऊंगा
मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो एलिप्स हमने समझ लिया क्या है, एलिप्स में दो फोकस होता है हमने समझ लिया, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है हमने देख लिया। ठीक है, तो F1 एंड F2 फोकाई है, V1 एंड V2 बेसिकली वर्टेक्स है। मैंने बताया वर्टेक्स क्या होता है, जो ये एक्सेस है आपका, बेसिकली ये आपका एक्सेस है, एंड D डैश जो है आपका बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ए भी आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कर्व उसको हम बेसिकली वर्टेक्स बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, आपका जो ई एफ है वो आपका माइनर एक्सेस है, ई एफ आपका माइनर एक्सेस है। ठीक है, V1 V2 आपका मेजर एक्सेस है। ठीक है, तो मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, वर्टेक्स, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, समझ गए आपने? सर ये हर चीज गिवन रहेंगे ना क्वेश्चन में? बिल्कुल बिल्कुल, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस का लेंथ गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन देखो समझ पाओगे क्या गिवन रहेगा। ये एलिप्स हो गया। ठीक है, एलिप्स और टर्मिनोलॉजी उसकी फोटो में लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, एनिमेशन देखो, बहुत सिंपल मेथड है, कोई आपको डाउट नहीं आएगा। टेक मेजर एक्सेस 100 mm एंड माइनर एक्सेस 70 mm। ठीक है, दो मेथड्स में पढ़ाऊंगा एलिप्स के, एक रेक्टेंगुलर मेथड और एक कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। रेक्टेंगुलर मेथड तो और भी सिंपल है, कंसेंट्रिक सर्कल मेथड आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, मेजर एक्सेस गिवन रहेगा, माइनर एक्सेस गिवन रहेगा, दोनों ही मेथड्स में आपको ये वैल्यू गिवन रहेगी और आपको एलएस बनाने को बोलेगा। तो मेजर एक्सेस 100 mm का है, माइनर एक्सेस 70 mm का है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने एक्सेस बनाया। ठीक है, मेजर एक्सेस बनाया, माइनर एक्सेस बनाया। ठीक है, ए बी आपका मेजर एक्सेस है, सी डी आपका माइनर एक्सेस है। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली एक सेंटर होगा। ठीक है, टेकिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ड्रॉ टू कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल बोथ एज रिस्पेक्टिव डायमीटर्स, मतलब सबसे पहले आपने सी डी को डायमीटर माना, इसको सेंटर माना, एक सर्कल बनाया। ठीक है, उसके बाद ए बी को डायमीटर माना और फिर सर्कल बनाया था, कंसेंट्रिक सर्कल बन गया डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स का। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, माइनर एक्सिस जितना, एंड बाहर वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, मेजर एक्सिस जितना। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम डिवाइड बोथ सर्कल्स इन 12 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये पार्ट्स 12 इक्वल पार्ट्स क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट्स हो एलिप्स बनाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर 12 इक्वल पार्ट्स है तो एक पार्ट का एंगल कितना होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर 12 इक्वल पार्ट्स में हम किस सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं तो ये एंगल हम कितना बना रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कितना बना रहे हैं? 30 डिग्री। बिल्कुल सही। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने लाइंस बना दिए, पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ आउटर सर्कल ड्रॉ वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है? ठीक है, हमने वर्टिकल लाइंस बना दी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वर्टिकल लाइन किसमें, आउटर सर्कल से। क्या लेंथ है, नॉट इंपॉर्टेंट, अभी लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ इनर सर्कल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंटरसेक्ट दीज वर्टिकल लाइंस, मतलब आपने बनाया, फिर यहां से आप ऐसे इंटरसेक्ट करवाओगे इसको। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी उसको। इंटरसेक्ट करवा दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ठीक है, मार्क ऑल द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स प्रॉपर्ली एज दोज आर द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स, ये हमारे पॉइंट्स हैं एलिप्स के। ठीक है, जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स अलोंग विद द एंड्स ऑफ बोथ एक्सिस इन स्मूथ पॉसिबल कर्व। ठीक है, आ गया हमारा एलिप्स। कोई डाउट है इसमें आपको? ये स्टार जो बन रहा है बीच में ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बेसिकली बस ये जो रेड पॉइंट्स थे यही आपको डिराइव करने थे और उसको आपको ज्वाइन करना था। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एलिप्स बन गया। सर एक बार फिर से ये चीज बता देंगे, ये जो बाहर ये जो बड़े वाला सर्कल है वो कैसे बनाया आपने? देखो, बड़ा वाला सर्कल है आपका जिसका डायमीटर है ए बी, बेसिकली मेजर एक्सिस, और सेंटर है ओ। और अंडर वाला सर्कल है उसका डायमीटर है सी डी, तो बेसिकली आपका माइनर एक्सिस है, तो कितना है, 70 mm लॉन्ग का है। ठीक है, और ये 100 mm लॉन्ग है। ठीक है, सेंटर है ओ,
तो कंपास से आपने 2 सर्कल बनाए कंसेंट्रिक जो O पे सेंटर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने उनको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट्स जो आपके आए हैं उनसे हमने बनाए वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और जो अंदर वाले पॉइंट्स है, जो अंदर वाले सर्कल के पॉइंट्स आए हैं 12 इक्वल पॉइंट्स, उससे आपने बनाए हॉरिजॉन्टल लाइंस इन वर्टिकल लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर आपने इन पॉइंट्स को जोड़े जिससे आपका बेसिकली एक एलिप्स तैयार हो गया। क्या अब कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हमें कर्व बनाना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप और पॉइंट्स ले लो। इसने 12 इक्वल पार्ट्स में किया है तो कितना एंगल आया? 30 डिग्री, ठीक है। अब 12 इक्वल पार्ट मत करो, आप 15 डिग्री करो, ठीक है। तो अगर 15 डिग्री आपका आएगा तो कितने इक्वल पार्ट होंगे बताओ? अगर ये 15 डिग्री आना है तो कितने इक्वल पार्ट्स होंगे बताओ? कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? एक्स क्या होगा? 24, है ना? 24। तो आप 24 इक्वल पार्ट में कर दो, 24 इक्वल पार्ट में कर दो तो आपके पास और पॉइंट्स आ जाएंगे, आपका एलिप्स और भी ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हमने क्वेश्चन देख लिया ये, ठीक है। ये आपका कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से एलिप्स को बनाने का तरीका है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आप एलिप्स बना लेते हो, ठीक है। अब रेक्टेंगल मेथड में ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझते किससे हम समझेंगे? एक वीडियो से, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस है उसके बल पे आप रेक्टेंगल बनाते हो और उस रेक्टेंगल पे आप पॉइंट्स इंस्क्राइब करते हो और उसको ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो ये थ्योरी पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, इससे अच्छा हम एक वीडियो देख ले। तो आपका ये वीडियो है। Next, we will draw ellipse by rectangle method. In rectangle method, lengths of major and minor axis are given. Consider the given problem. Draw ellipse by rectangle method. Take major axis 100 mm and minor axis 70 mm long. Step 1. Draw a rectangle taking major and minor axis as sides. Let the rectangle be PQRS. Step 2. In this rectangle, draw both axes as perpendicular bisectors of each other. Let major axis be AB and minor axis be CD. Considering left half of the rectangle. Step 3. Divide length AQ and AP into same number of equal parts, say 4, and name the points as 1, 2, 3, 4, and 1 dash, 2 dash, 3 dash, and 4 dash respectively, starting from A on AQ and AP. Step 4. Divide AO into 4 equal parts and name the points as 1, 2, 3, and 4. Step 5. Join 1, 2, 3 with C. Join D1 and extend it to intersect line C1. Similarly, extend D2 and D3 to intersect line C2 and C3 respectively. Step 6. Join 1 dash, 2 dash, 3 dash with D. Join C1 and extend it to intersect line D1 dash. Similarly, extend C2 and C3 to intersect line D2 dash and D3 dash respectively. Step 7. Draw a smooth curve through the points and obtain the left half of the ellipse. Step 8. Repeat the above steps and draw the right half of the ellipse, symmetrical to the left half. This is the required ellipse by rectangle method. सर बोलो अविनाश। सर इसमें हम 4 पॉइंट्स जैसे लिए हैं इक्वल, तो हम 4 से ज्यादा भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो बेटा, आप 5 पॉइंट ले लो, आप 10 पॉइंट ले लो, आप 12 पॉइंट ले लो। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लोगे उतने ज़्यादा एलिप्स के पॉइंट्स मिलेंगे आपको। जितने ज़्यादा एलिप्स के पॉइंट मिलेंगे उतना ही ज़्यादा स्मूथ आपका एलिप्स बनेगा, ठीक है। जो 4 पॉइंट्स आपके मिनिमम है, ठीक है। 4 पार्ट्स तो आपके मिनिमम है ही जो आपको बनाने हैं, जिसकी वजह से आपको एलिप्स के पॉइंट्स मिलेंगे। एलिप्स के कितने पॉइंट्स मिल गए हमको? 1 पॉइंट तो ये मिला ही हुआ था हमें, 4 पॉइंट ऑलरेडी थे हमारे पास, ठीक है। और कितने मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमें 16 पॉइंट्स मिल गए एलिप्स पे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा और स्मूथर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कुछ नहीं है, आपको मेजर एक्सेस को डिवाइड करना है कुछ पॉइंट्स पे,
रेक्टेंगल के साइड्स को डिवाइड करना है कुछ पॉइंट्स में, और उनको ज्वाइन करने के बाद आपको ये पॉइंट्स ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, फिर रेक्टेंगल मेथड था, हल्का सा थोड़ा सा इजियर है कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल मेथड था। इस मेथड के बल पे आप लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, प्रॉब्लम 14 को आप समझेंगे। ठीक है, आपको एक मैं शीट दे दूंगा जिसमें एक एक आपका प्रैक्टिस के लिए होगा। ठीक है, सबमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, बट जो मैंने इससे पहले असाइनमेंट दिए हैं उन सबके सबमिशन इंपॉर्टेंट है। इसका मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आपको। कोनिक्स का एक एलिप्स का क्वेश्चन होगा, एक पैराबोला का होगा, एक पेंटागन का और एक हेक्सागन का। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए आप करें उसको। ठीक है, सबमिट करें, वेल एंड गुड। नहीं सबमिट करें, सबमिशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसके लिए, बट इससे पहले जो असाइनमेंट्स हैं उन सबका सबमिशन इंपॉर्टेंट है। Next, तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हम देखेंगे पैराबोला। ठीक है, अ पैराबोला इज डिफाइंड एज द लोकस, लोकस में पहले बताया पाथ ऑफ अ पॉइंट P moving in a plane in such a way that the ratio of its distance from the fixed point f क्या है आपका फोकस, to the fixed straight line d dash क्या है आपका डायरेक्ट्रिक्स, is a constant and is always equal to unity। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस है। ठीक है, तो बेसिकली AV इज इक्वल टू VF है, AV इज इक्वल टू VF है। ठीक है, क्योंकि आपका ये पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी आपकी 1 होगी। ठीक है, उसे AV इज इक्वल टू VF बोल लो। ठीक है, या फिर PM इज इक्वल टू PF बोल लो, कुछ भी बोल लो, आपका हमेशा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो V आपका वर्टेक्स है, AB आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, D डैश आपका डायरेक्ट्रिक्स है, P आपका बेसिकली लोकस है। बेसिकली ये लोकस जो P ऐसे शुरू हुआ, ऐसे ट्रैवल किया, वो ऐसे ट्रैवल किया। समझ लो कोई एक डाई है, कोई इंक है जो जाते जाते अपने पीछे एक छाप छोड़ रहा है। ठीक है, तो वो छाप जो छोड़ रहा है उसी की वजह से हमारा एक पैराबोला बनता जा रहा है। ठीक है, समझ लो उसने हमने पैर में कुछ इंक सा लगा लिया है और वो चल रहा है इस पाथ पे, तो जो उसके छाप पड़ी है, जो फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं, वो ऐसा है कि पैराबोला टाइप का मिला है। ठीक है, तो उसी को हम लोकस बोलते हैं, वही होता है हमारा लोकस। ठीक है, तो हमारा पैराबोला लोकस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, MN हमारा डबल ऑर्डिनेट, MN क्या है हमारा, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट कुछ नहीं है, बस बेसिकली यहाँ का एक ऑर्डिनेट, यहाँ का एक ऑर्डिनेट, उसको जोड़ने वाला लाइन हमारा डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, V हमारा एब्सिस्सा है, एब्सिस्सा को पता है एक्स एक्सिस का बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा एसेंट्रिसिटी है, पैराबोला है, पैराबोला में वर्टेक्स ये सब क्या होता है, लोकस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी और फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं, फिर एक्सिस बनाते हैं, फिर फोकस को लोकेट करते हैं। ठीक है, फिर उस इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली समझ लो, डायरेक्ट्रिक्स मतलब डायरेक्टर क्या करता है मूवी में, वो देखता है कि मूवी सही से बन रही है कि नहीं। वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स जो होता है हमारा गाइडिंग लाइन होता है, हमारा गाइडिंग लाइन होता है जो पैराबोला की कंस्ट्रक्शन को गाइड करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सेस हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। तो ये तीन चीजें की मदद से हम पैराबोला को बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी मेथड या फिर फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन को हम वीडियो को देखते हैं। let us first construct parabola by focus directrix method. Consider the given problem. Construct a parabola when the distance between focus and the directrix is 40 mm. Draw tangent and normal at any point Q on your curve. Step 1. Draw a vertical line AB and point C draw a horizontal line. Step 2. Mark point F 40 mm from point C and divide CF in 4 equal parts. Step 3. Mark the vertex V on the second division point from F. सेकंड डिवीजन में क्यों किया हमने, क्योंकि वो उसका सेंटर पड़ रहा था। हाँ सेंटर पड़ रहा था, सेंटर पे ही क्यों किया पैराबोला में, क्योंकि हमें पता है कि वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से एंड वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से हमेशा पैराबोला में सेम होता है ना, उसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी जो रेशियो है बेसिकली V और C का, V एंड F का, वो हमेशा 1 होता है, इसलिए वो सेम होते हैं, इसलिए हमने उनके सेंटर को हमारे पैराबोला के वर्टेक्स को माना। Step 4. From V, draw a perpendicular line and mark point E such that VF equals VE. Join CE and extend it. Step 5. Along the axis line, mark points 1, 2, 3, 4, 5 at approximately equal intervals. Step 6.
From points 1, 2, 3, 4 and 5, draw vertical line till it intersect line CE. Name their intersection as 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash and 5 dash respectively. Step 7. With C1 as radius and F as center, draw arcs on either side of the axis. Mark that point. Step 8. Now taking C2 as radius and F as center, draw arcs on either side of the axis. Mark that point. Step 9. Similarly mark points on line 3, 4 and 5. Step 10. Draw a smooth curve from these points to get the required parabola. Let us consider point Q anywhere on the parabola. Step 11. Join point Q to F. Step 12. Construct 90-degree angle with this line at point F and extend the line to meet directrix at T. Step 13. Join this point to Q and extend it. This line is tangent to the parabola at point Q. Step 14. From this point Q, draw a perpendicular line. This line is normal to the curve. आपका लास्ट वाला पॉइंट इसमें टेंजेंट बना रहे हैं पैराबोला का एंड नॉर्मल बना रहे हैं पैराबोला का. नॉर्मल कुछ नहीं होता, ऐसा लाइन जो पैराबोला को ऐसी जगह पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पर वो पैराबोला के साथ 90 डिग्री बना रहा है. और टेंजेंट कुछ नहीं होता है, किसी भी कर्व को किसी एक पॉइंट पे बस टच करने वाला लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं. ठीक है, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाने वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. पैराबोला में जो हमने पॉइंट्स बेसिकली जो हमको पॉइंट्स मिले हैं, एक मिनट, जो हमें पॉइंट्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 डैश, F डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, और इससे हमने एक स्मूथ कर्व बनाया है. तो आप देख पा रहे हो पैराबोला एंड एलिप्स को बनाने का बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड हमारे पास कोई नहीं है. बेसिकली जितने हम पॉइंट्स निकाल पाए उनके लिए उतना ही बेहतर है. तो इसी तरीके से हम लोग पैराबोला एंड एलिप्स को बनाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स हो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारा एलिप्स या पैराबोला बनेगा. ठीक है, तो ये पैराबोला का मेथड था. एलिप्स का मेथड हमने से पहले देखा. एलिप्स में दो मेथड देखे, कंसेंट्रिक सर्कल और रेक्टेंगल मेथड. पैराबोला में एक ही मेथड काफी है, इसेंट्रिसिटी और फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड. बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बनाते हैं, वर्टेक्स बनाते हैं, सॉरी एक्सेस बनाते हैं, एक्सेस पे फोकस एंड वर्टेक्स को हम लोकेट करते हैं, और उसके बाद और भी पॉइंट लोकेट करने के बाद हम सूटेबल रेडियसेस के आर्क्स बना के हम पैराबोला कंस्ट्रक्शन करते हैं. Let us first. ठीक है, तो हम लोगों ने कर्व्स देखे अभी. ठीक है, हमने कर्व्स देखा और पेंटागन हेक्सागन देखा. तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आपके आपके हैं पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, एलिप्स एंड पैराबोला. ठीक है, एलिप्स एंड पैराबोला पता है क्या क्या बोलते हैं इनको, कोनिक सेक्शंस बोलते हैं. ठीक है, हेक्सागन और पेंटागन बेसिकली आपका क्या है, पॉलीगन्स है. ठीक है, इंटरनल एंगल मतलब आपको पता है, बहुत सिंपल है. पेंटागन में 108 डिग्री, हेक्सागन में 120 डिग्री, इससे बना सकते हो आप, और सर्कल और कंपास की मदद से भी आप बना सकते हो. ठीक है, कोनिक सेक्शन में हमने देखा एलिप्स एंड पैराबोला, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इनके मदद से हम लोग एलिप्स और पैराबोला बना सकते हैं. एलिप्स में हमें और दो चीज पता होनी चाहिए, वो है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस. ठीक है, इसके मदद से कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल मेथड से हम एलिप्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका इंजीनियरिंग कर्व्स हो गया, जो बेसिकली आपका 4.4 यूनिट जो था प्लेन्स का, उसका एक पार्ट था. ठीक है, उसमें हमने ये देखा. ठीक है, एक मिनट.